हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राजभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। राजभाषा के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि राजभाषा राज्य भाषा में क्या अंतर होता है, राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या अंतर होता है, संसद की भाषा कौन सी होती है, और भी बहुत सारे राजभाषा रिलेटेड कब किस आयोग से राजभाषा को लाया गया था, और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे हमारी जो 22 अनुसूची 8 में 22 भाषा है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए राजभाषा में, देखिए राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो राजभाषा का वर्णन सबसे पहले कि भाग 17 में किसका चर्चा है, राजभाषा की चर्चा किस में है, भाग 17 में। आर्टिकल 343 से 351 तक। 352 में आपातकाल वाला आ जाता है, 352 में आपातकाल वाला आ जाता है, तो 343 से 351 तक में किसका चर्चा है, राजभाषा की चर्चा है। इसी में हम लोग देखिए भाषा को देखिए कितने बारे में हम लोग भाषा को हम लोग दो तरह से देखेंगे, एक संघ में कौन सी भाषा है, एक राज्य में कौन सी भाषा है। संघ या संसद की या राज्य या विधानमंडल की कौन सी भाषा है। देखिए संघ में दो तरह की भाषा है, एक राजभाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है। एक राजभाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है। देखिए राजभाषा उसको बोलते हैं जो राजभाषा उसको बोलते हैं जिस पे पेपर वर्क होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। हमारे देश का जो संघ है, हमारा देश संसद की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो क्या होगा, राजभाषा होगा। लेकिन अगर पूछेंगे फेमस भाषा क्या है, राजभाषा फेमस भाषा कौन है, तो उसको हम लोग राष्ट्रभाषा बोलेंगे। वैसे ही सेम इसके जैसे इसमें राज्य और विधानमंडल में क्या होता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज इसको राजभाषा बोलते हैं, राज्य में भी राजभाषा ही बोलते हैं, और राजभाषा फेमस लैंग्वेज। तो उस इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, देखिए राजभाषा जो होता है संसद या संघ या संसद का राजभाषा होता है, जिसको ऑफिशियल बोलते हैं या पेपर वर्क बोलते हैं। पेपर वर्क जिसमें होता है, पेपर वर्क होता है, तो कौन कौन सा है, हिंदी है, और हेल्पिंग में क्यों, सहायक में कौन है, इंग्लिश है। सहायक में कौन है, इंग्लिश है। सहायक में इंग्लिश है, और ऐसे क्या है, हिंदी है। कोई भी पेपर वर्क होना है तो किस पे होगा, हिंदी में होगा। और अगर हिंदी नहीं तो उसके सहायक में क्या है, इंग्लिश मोस्ट उसमें होगा। ठीक, तो ये राजभाषा हो गया हम लोग का। देखिए अब रह गया राष्ट्रभाषा। पूछेगा कि हम लोग देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो अभी तक हम लोग का राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी में हम लोग की राष्ट्रभाषा नहीं है। कारण ये है कि जब भारत हम लोग का आज़ाद हुआ था, संविधान बन रहा था, तो उस समय विवाद हो गया इस पर, क्योंकि हमारे पूरे देश में 44% ही हिंदी बोला जाता है। बाकी तमिल वाले लोग, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वाले लोग, वो लोग बोलने लगे हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दी। इसी विवाद में अभी तक हम लोग का राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी भी जो होता है, हिंदी भी, ये भी हम लोग की राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन राजभाषा बोलेगा तो क्या है, हिंदी है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा हम लोग की हिंदी नहीं है। अब देखिए राष्ट्रभाषा को लेकर दो विवाद है। देखिए सबसे पहले राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा हम लोग की हिंदी होनी चाहिए। इसके मुद्दे को कौन उठाया था, तो नर्मदा जी पहले थी। ठीक है, नर्मदा जी थी जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ तो पहले ही हम लोग हिंदी को इन्होंने, नर्मदा जी ने उठाया था कि ये हमारी क्या होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने, जब भारत हम लोग आज़ाद नहीं होता तो उस समय सारे पेपर वर्क इंग्लिश में हुआ करते थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने हमारे सारे पेपर वर्क और भाषा जो क्या करने के लिए बोला था, हिंदी के लिए। तो मांग इन्होंने की थी, और ये सबसे पहले उठाए थे नर्मदा जी ने। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने हम लोग की राष्ट्रभाषा को मान्यता देने के लिए मांग की थी। देखिए तो ये सारे विवादों में जब ये सब हो गया, तो देखिए इसके लिए आज़ाद थी संविधान बनने से पहले 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को आयंगर समिति गठित किया गया था। भाषा को कौन हमारी राजभाषा होनी चाहिए, कौन हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो उसके लिए एक आयंगर समिति को गठन किया गया था। तो 14 सितंबर 1950 को आयंगर समिति ने आयंगर फार्मूला बोलते हैं, आयंगर फार्मूला के हिसाब से हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा दिया गया। और उसी समय सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश को कहा गया, लेकिन राष्ट्रभाषा उस समय क्या कह दिया गया। बहुत इसमें विवाद हो रहा है, इसलिए इसको अभी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यानी हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। मतलब फेमस लैंग्वेज अगर भारत की पूछा जाए तो फेमस लैंग्वेज कोई नहीं है अभी। लेकिन राजभाषा जो पेपर वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, वो कौन सी भाषा है, हम लोग की जो ऑफिशियल वर्क है वो हिंदी है। तो वहीं आयंगर फार्मूला 14 सितंबर 1949 को यह दिया कि हिंदी हमारी क्या होगी, ऑफिशियल पेपर वर्क क्या होगा, हिंदी में होगा, और नहीं तो उसके सहायक लैंग्वेज इंग्लिश में होगा। इसलिए हम 14 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस बनाते हैं। ठीक, अब देखिए इधर वाला ये हुआ। अब देखिए ये राज्य में देखते हैं, राज्य विधानमंडल में।
तो राज्य या विधानमंडल में देखते हैं तो यहाँ की राजभाषा यानी ऑफिशियल पेपर वर्क जिसमें होता है, पेपर वर्क जिसमें होता है। तो पेपर वर्क अगर हम हर राज्य का देखेंगे तो राज्य विधानमंडल का हर राज्य का देखेंगे तो बिहार में पेपर वर्क देखिए, पेपर वर्क क्या होगा, हिंदी में होगा या उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। हिंदी में होगा, उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। इंग्लिश हर राज्य की सहायक भाषा है। जितने हमारे राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सारा का इंग्लिश फिक्स है कि एकदम सहायक लैंग्वेज होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला चेंज होता है। देखिए मेन भाषा हमारे बिहार क्या है, हिंदी में काम होगा, नहीं तो उर्दू में होगा, नहीं तो इंग्लिश में। ठीक है, यूपी में भी सेम हिंदी या उर्दू या इंग्लिश। लेकिन वहीं उत्तराखंड में जाएंगे तो हिंदी तो रहेगा ही, लेकिन उर्दू की जगह क्या हो जाएगा, संस्कृत क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मतलब उसको देव की भूमि बोलते हैं। वहाँ पे जितने लोग होते हैं ज़्यादातर संस्कृत जानते हैं, मैंने बहुत लोग वहाँ संस्कृत वहाँ पर ज़्यादा मान्यता है, ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए वहाँ पर दूसरी भाषा क्या है, संस्कृत है। उसके बाद सहायक में इंग्लिश है। अभी महाराष्ट्र में हम लोग चल जाएंगे तो वहाँ की मेन भाषा क्या हो जाएगी, मराठी हो जाएगी, फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद क्या, इंग्लिश सहायक में तो हर जगह रहेगा। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उर्दू हो जाएगा, उर्दू के बाद हिंदी हो जाएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश सहायक भाषा। फिर अगर वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो सारा काम क्या है, बंगाली में होगा, बंगाली में या तो हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में। ठीक है, अब वहाँ के देखिए अगर राज्य में है तो राजभाषा, और इसमें भी राजभाषा, लेकिन पूछे अगर संघ की राजभाषा तो हिंदी, राज्य की राजभाषा तो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होगा इसमें। ठीक, लेकिन देखिए संघ के लिए क्या होता है, राष्ट्रभाषा होता है, फेमस के लिए राष्ट्रभाषा, पूरे नेशनल का राष्ट्र इसलिए बोलते हैं। और राज्य के लिए राज्य भाषा होता है, राजभाषा और राज्यभाषा में अंतर है। राज्य भाषा होता है जिसको हम लोग फेमस लैंग्वेज बोलते हैं। तो बिहार में फेमस क्या है, भोजपुरी चलता है, मैथिली चलता है, जो फेमस लैंग्वेज होगा वो बिहार रख सकता है, इसमें चेंज कर सकता है बिहार चाह कर भी। लेकिन इसमें अगर राजभाषा में चेंज करना चाहे तो बिहार अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसके लिए संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। देखिए राजभाषा यहाँ पर अगर हम यूपी का देखेंगे तो भोजपुरी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, और भी वहाँ की फेमस लैंग्वेज है जो बोली जाती है, तो उसको हम लोग राजभाषा बोलते हैं, जो फेमस है, जो बोली जाती है वहाँ पे। ठीक है, और राजभाषा जो हम जहाँ ऑफिस में, संसद में, विधानमंडल में होगा, और जितने सचिवालय है, ऑफिस जितना वहाँ पर काम होगा तो किस में होगा, राजभाषा में होगा। ठीक है, अब हम आगे आर्टिकल वाइज चर्चा करते हैं कि कौन कैसे किस आर्टिकल में आता है और उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पर आर्टिकल वाइज हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए 343 से 351 तक हम आर्टिकल वाइज देखेंगे कैसे कैसे इसमें होता है। आर्टिकल 343 में देखिए क्या कहता है, संघ की राजभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 343 में कहता है कि संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए। तो हम संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए, तो संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और उसकी सहायक भाषा क्या होगी, इंग्लिश। ये क्या है, सहायक भाषा है, ये क्या है, सहायक भाषा है। हिंदी कौन फार्मूला पे दिया गया था, तो आयंगर फार्मूला, इसके पहले हम बताएं आयंगर फार्मूला। इसको क्या दिया गया था, आयंगर फार्मूला के आधार पर। आयंगर फार्मूला के आधार पर क्या किया गया, संघ की राजभाषा किसको घोषित किया गया, हिंदी को घोषित किया। संघ की राजभाषा किसको घोषित किया, हिंदी को घोषित किया। ठीक है, तो आयंगर फार्मूला के आधार पर ये क्या किया गया, संघ की राजभाषा किसे घोषित किया, हिंदी घोषित किया गया। ठीक है, अब देखिए, और हम इसके बारे में बता दिए हमारी राष्ट्रभाषा कौन नहीं है, तो हमारी जो पूछेगा संघ की राष्ट्रभाषा क्या है या देश की राजभाषा क्या है, तो देश की राजभाषा कोई नहीं है, हिंदी भी नहीं, कोई नहीं है हम लोग की अभी तक राष्ट्रभाषा जो है ना, अभी तक कोई नहीं है हम लोग की। ठीक है, और संघ की राजभाषा ऑफिशियल जो पेपर वर्क होता है वो किस में होता है, हिंदी में होगा। ये आयंगर फार्मूला के हिसाब से रखा गया था। तो यही हमारे संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में चर्चा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। और सहायक भाषा हो तो देखिए इंग्लिश। अब देखिए 344 में राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा है। संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा है। देखिए आर्टिकल 344, देखिए राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। 344 में किसका चर्चा है, राजभाषा आयोग का चर्चा है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हिंदी हम लोग तय कर चुके हैं आयंगर फार्मूला के आधार पर, अगर हम इसको चेंज करके बंगाली करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग एक संयुक्त संसदीय समिति बनाएंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे, जिसमें लोकसभा राज्यसभा सभी दोनों के सदस्य होते हैं। तो या तो वो बनाएंगे, नहीं तो राजभाषा आयोग बनाना पड़ेगा। जिस तरह से उस समय आयंगर समिति बना था, आयंगर फार्मूला, तो उस समय बनाना पड़ेगा। या कोई राज्य अगर बिहार सोचेगा कि हम अपना ऑफिशियल लैंग्वेज भोजपुरी कर लें तो उसके लिए क्या है, राजभाषा आयोग बनाना पड़ेगा, राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति। तो पूछेगा सबसे पहले कौन बना था, सबसे पहले बीजी खेर, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बीजी खेर। सबसे फर्स्ट समिति अगर राजभाषा आयोग कौन होगा, तो बीजी खेर आयोग जो बना था सबसे पहले राजभाषा के लिए, बीजी खेर आयोग बना था। अब देखिए संयुक्त संसदीय समिति, सब यही पूछेगा सबसे पहला कौन बना था, उसके बाद तो और भी बने हैं। हर राज्य में अगर चेंज करना है तो उसके लिए संयुक्त संसदीय समिति बनेगा। तो उसके लिए क्या होगा, गोविंद बल्लभ पंत समिति। सबसे पहला पूछेगा समिति कौन था, तो गोविंद बल्लभ पंत। और सबसे पहला पूछेगा आयोग कौन था, तो बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। इसको दो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और एक ये वाला
343 में संघ की राजभाषा, 344 में राजभाषा आयोग या संयुक्त संसदीय समिति अगर चेंज करना चाहते हैं, और एक हम बताएंगे जो राष्ट्रपति के सलाह पर भी हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, 345 देखिए इसमें था संघ की राजभाषा, इसमें राज्य की राजभाषा क्या होनी चाहिए, इसमें 345 में चर्चा है। जैसे हम इस बताइए कि इसका उदाहरण पूरा बिहार का अगर देखा जाए तो बिहार में कौन कौन सी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, फिर उसके बाद उर्दू है, और फिर उसके बाद क्या इंग्लिश है सहायक में, और लोकप्रिय में वहीं जो चलता है यहाँ पर मैथिली भोजपुरी ये सब है। तो यहीं पर क्या वो तो लोकप्रिय भाषा होगी, ठीक है, तो उसको राजभाषा बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, राज्य की राजभाषा, तो राजभाषा पेपर वर्क किस में होगा, तो बिहार में हिंदी, उर्दू या इंग्लिश। और यहीं पूछेगा उत्तराखंड में, बिहार और यूपी के सेम है ऐसे ही, ठीक है, बिहार यूपी के सेम है। अगर पूछेगा उत्तराखंड का या महाराष्ट्र का, तो उत्तराखंड में बताएं अभी, उत्तराखंड में क्या होगा, हिंदी तो ही भी करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उर्दू की जगह पर संस्कृत होगा, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत बोला जाता है, और वहाँ पर क्या इंग्लिश होगा। महाराष्ट्र में वैसे जाएंगे तो क्या होगा, मराठी हो जाएगा, फिर उसके बाद हिंदी होगा, और फिर उसके बाद क्या सहायक में इंग्लिश होगा, सहायक में क्या होगा, इंग्लिश होगा। अब देखिए राज्य की राजभाषा, देखिए 3 गो हो गया हम लोग का, 343 में संघ की राजभाषा, 344 में राजभाषा आयोग, और 345 में राज्य की राजभाषा। अब देखिए आर्टिकल 346 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 346 में किसकी चर्चा है, तो पत्राचार यानी कम्युनिकेशन, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाए, कोई राज्य किसी राज्य से कैसे कम्युनिकेशन करेगा, कोई जैसे संघ हमारा है किसी राज्य से कैसे कम्युनिकेशन करेगा, तो उसमें पत्राचार की चर्चा है कि कैसा होनी चाहिए। देखिए तो देखिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में संघ सरकार राज्य से कैसे कम्युनिकेट करेगी, तो क्या स्टेट से, या स्टेट्स अगर मान लीजिए बिहार को कोई ज़रूरत है, कोई काम है, तो कैसे सेंट्रल के साथ करेगी, या सेंट्रल को अगर बिहार से कुछ काम है, कुछ देना है, तो कैसे उसको वर्क करेगा, तो वहीं पद कम्युनिकेशन कैसे करेगा। देखिए ये हो गया, या तो कोई स्टेट मान लीजिए बिहार यूपी के साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है, तो किस रूप में बात कर सकता है, स्टेट और सेंट्रल स्टेट कैसे करेगा। तो इसको बताया गया कम्युनिकेशन जो है ना हमेशा वो क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश, या तो आप हिंदी में करिए नहीं तो इंग्लिश में करिए, इसके अलावा कोई भी भाषा में आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर कोई भी राज्य किसी राज्य से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो हिंदी में करेगा नहीं तो इंग्लिश में करेगा। केंद्र सरकार अगर किसी स्टेट से करेगी या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, ये नहीं कि वहाँ की बंगाली तो बंगाली में सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से ये करेगी, पत्राचार करेगी। मैंने कम्युनिकेशन अगर कोई बात है, कोई पेपर मतलब कोई फाइल भेजना है, चाहे कोई पेपर भेजना है, कोई स्कीम को बताना है, तो कुछ कौन भाषा में होगा, हिंदी या इंग्लिश में होगा, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी जानता है तो ठीक है, हिंदी नहीं जानता तो इंग्लिश में भेजा जाएगा, ज़्यादातर इंग्लिश में यूज हो जाता है। अगर साउथ में हम लोग जाएंगे तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन किस में होगा, इंग्लिश में होगा। साउथ में हम लोग जाएंगे तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन किस में होगा, इंग्लिश में होगा। तो जितना भी ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड जो भी दोनों राज्य के बीच या दो केंद्र और राज्य के बीच में जो भी बातचीत पेपर के माध्यम से होगा, हिंदी या इंग्लिश में होगा, हिंदी या इंग्लिश में होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी या इंग्लिश है। संघ की राजभाषा हिंदी या इंग्लिश है, ठीक है। और स्टेट भी चाहता है तो हिंदी या इंग्लिश में करेगा, हिंदी या इंग्लिश में करेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई लैंग्वेज में नहीं कर सकता है। तो 346 में किसकी कम्युनिकेशन की चर्चा है, देखिए आर्टिकल वाइज यही 3 ध्यान रखना है, 347, 344, 345, यही 3 बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखता है। ये इसको कॉन्सेप्चुअली याद रखिए कि पत्राचार का माध्यम मतलब कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो सेंट्रल स्टेट से कैसे करेगा, और स्टेट से तो हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई भाषा का यूज नहीं कर सकता है। चलिए देखिए इसके आगे देखिए 347 आर्टिकल 347, तो आर्टिकल 347 चर्चा किसकी, स्टेट की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए अगर कोई स्टेट की जनसंख्या पूरी जनसंख्या और मांग करे कि हमारा राजभाषा ये होना चाहिए, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति उसको कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति किसके पास भेजेंगे, संसद के पास भेजेंगे। उसके लिए राष्ट्रपति कहाँ भेजेंगे, संसद के पास भेजेंगे। देखिए स्टेट की जनसंख्या की मांग पर राष्ट्रपति राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। स्टेट अगर मान लीजिए बिहार चाहेगा कि हमारी राजभाषा जो पेपर वर्क है भोजपुरी में हो, तो क्या करेगा, यहाँ की जनसंख्या की मांग के अनुसार इसको किसके पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और वो इसमें क्या करेंगे, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन राष्ट्रपति किसके पास भेजेंगे, संसद के पास। तो अगर राष्ट्रपति कहेंगे कि आप इस पे कानून बना दीजिए, अगर संसद पास कर देती है 2/3 बहुमत से, तो ही हमारा स्टेट का लैंग्वेज क्या भोजपुरी अगर चाहते तो भोजपुरी हो पाएगा। जो पेपर वर्क हम चाहते हैं अगर चेंज करना राजभाषा में जो भी परिवर्तन होगा उसको क्या राष्ट्रपति कहने पर राष्ट्रपति की मांग पर संसद अगर पास कर देगी तब वो मान्य होगा, नहीं तो राष्ट्रपति अगर चाह भी देंगे अगर संसद नहीं मानेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद एक आएगा आर्टिकल 349, उसमें भी चर्चा है कि जैसे यहाँ पर हम बताएं आप लोगों को राजभाषा आयोग कहेगी या संयुक्त संसदीय समिति कहेगी तो उसकी सिफारिश पे भी होगा। लेकिन इसके कहने के बाद
ये दोनों कहने के बाद संसद में 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पास होगा, तभी वो राज्य भाषा किसी राज्य का बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक चर्चा 349 में भी है जिसमें बताया गया है कैसे हम राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए इसके आगे का आर्टिकल हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोग कहाँ तक आर्टिकल 347 तक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राजभाषा क्या होगी, यही 348 में आर्टिकल में लिखा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी। देखिए, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा केवल और केवल क्या होगी, इंग्लिश होगी। केवल और क्या होगी, इंग्लिश होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, केवल और केवल इंग्लिश होगी। देखिए इसका कारण भी है। अगर मान लीजिए कि कोई साउथ का जो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह हर राज्य से जो बढ़िया बढ़िया जज होते हैं उठ कर कहाँ आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। तो मान लीजिए वहाँ पर केरला का जज, फिर इधर मान लीजिए बंगाल का जज। देखिए अगर इसकी भाषा इंग्लिश ना रखी जाए तो केरला का जज अगर रहेगा, तो केरला का जज रहेगा तो उसको वहाँ की लैंग्वेज आएगी। तो केरला में मलयालम बोला जाता है तो मलयालम बोलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में चल जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में तो हर जगह के लोग आते हैं, बिहार से लोग जाएंगे, यूपी से लोग जाएंगे, खास करके दिल्ली से अगर लोग जाएंगे वहाँ पर, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वो तो मलयालम में ज़्यादा डिसीजन दिया है तो उसको क्या होगी, थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल लगेगा। इसलिए इसकी भाषा क्या कर दी गई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमेशा भाषा क्या है, इंग्लिश, क्योंकि वो शुरू से ही क्या रहे, कंफर्टेबल है इंग्लिश के प्रति, ताकि वो वहाँ पर भी अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर सके। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या रखी गई, इंग्लिश रखी गई। इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या रखी गई, इंग्लिश रखी गई। तो इसकी चर्चा किस में है, अनुच्छेद 348 में चर्चा किसकी, अनुच्छेद 348 में चर्चा किसकी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राजभाषा। ठीक है, तो उसकी राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, पेपर वर्क किस में होगा, इंग्लिश में होगा। उसकी क्या होगी, इंग्लिश, उसका काम क्या होगा, सारा इंग्लिश में होगा। ठीक है, हालांकि सबूत जिसको देना है, जिसको हिंदी में आता है वो हिंदी में बोलता है। ठीक है, लेकिन उसको जो वकील होते हैं, जज होते हैं, वो सारे इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश में अगर किसी जज को नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके सबूत को पेश किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 349 के बारे में देखते हैं। देखिए राजभाषा में परिवर्तन, देखिए राजभाषा में परिवर्तन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको बताया इसके पहले कि या तो हम एक आयोग बना देंगे, राजभाषा आयोग, या तो हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति बना सकते हैं, या जनसंख्या यहाँ की मांग करें तो राष्ट्रपति उस चीज़ को बनाने के लिए संसद में दे सकते हैं। या तो राष्ट्रपति चाहे तो, अगर जनसंख्या चाहती है वो कि हमारा बनना चाहिए तो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो राष्ट्रपति भी बनवा सकते हैं। अब देखिए कौन कौन हो सकता है, तीनों आयोग या तो हो सकता है, या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति कब चाहेंगे, जब किसी राज्य की जनसंख्या मांग करे कि हमारे ये बनना चाहिए तो राष्ट्रपति के पास वो भेजा जाएगा कि यहाँ की जनसंख्या ये मांग कर रही है, तो राष्ट्रपति की सहमति से बन सकता है। लेकिन कब बनेगा, जब तीनों या तो आयोग या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या राष्ट्रपति अगर तीनों भेजेंगे किसके पास, तीनों संसद के पास भेजेंगे और वो इसको संसद में कैसे पास करना है, 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से अगर पास करे तभी वो मान्य होगा। नहीं तो आयोग अगर दे देगा, मान लीजिए आयोग दे दिए बिहार की राजभाषा क्या होनी चाहिए, भोजपुरी होनी चाहिए, लेकिन संसद में नहीं पास होगा तो ये नहीं पास होगा। तो इसलिए या तो आयोग के थ्रू जाएगा, या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू जाएगा, या राष्ट्रपति के थ्रू जाएगा। इन्हीं तीनों में से पास जाएगा और कहाँ जाएगा, संसद में। ये तीनों से होकर किसके पास जाएगा, संसद में। और संसद इसको क्या करेगी, 2/3 बहुमत से पास करेगी तभी ये पास होगा। 2/3 बहुमत से पास करेगी तभी ये पास होगा। साधारण बहुमत नहीं कि आधा लोग पास कर दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, 2/3 बहुमत इसको चाहिए। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से पास करने के बाद ही पास होगा। तो राजभाषा में परिवर्तन का वर्णन किस में है, 349 में, अनुच्छेद 349 में किसका वर्णन है, राजभाषा में परिवर्तन का वर्णन है। अब देखिए आर्टिकल 350, अब देखिए शिकायत वगैरह है। शिकायत अगर कोई करना चाहता है तो किस भाषा में कर सकता है, कोई भी अगर कंप्लेंट किसी को करना है तो किस भाषा में कर सकता है, क्या हिंदी, इंग्लिश, क्या सोचते हैं। देखिए शिकायत अगर कोई, मान लीजिए यहाँ पर साउथ का कोई आदमी आया बिहार में, उसका सामान चोरी हो गया तो कंप्लेंट लिखेगा तो वो तो ना हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है। अगर कोई केरला का आदमी आया तो मलयालम जानता है, तो मलयालम में क्या लिखाएगा, तो क्या यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए शिकायत जो है किसी भी भाषा में हम लोग कर सकते हैं, किसी भी भाषा में कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ का आदमी या यदि
केरला का आदमी यहाँ पर आता है और उसका कुछ यहाँ पर गुम हो जाता है और रिपोर्ट लिखवाने जाएगा, FIR लिखाने जाएगा, तो ये बाउंड्री नहीं है कि उसको हिंदी या इंग्लिश या उर्दू बोलना है, हिंदी इंग्लिश या उर्दू में करना है। वो जो भाषा जानता है उसमें वो अपना कंप्लेंट लिखवा सकता है। अब इसके बाद जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रांसलेट कैसे करवाए वो, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो शिकायत कोई भी करना चाहता है तो किसी भी भाषा में कर सकता है, किसी भी भाषा में कर सकता है, वो चाहे किसी भी भाषा में, जो जानता है भारत की कोई भी 22 लैंग्वेज हम लोग की है ना 1968 में, वो किसी भाषा में अपना कंप्लेन लिखा सकता है। या 22 भाषा भी नहीं जानता है, जो उसकी मदर टंग है, जो मातृभाषा वो भी जानता है, उसी में वो अपना शिकायत लिखा सकता है। तो 350 में किसका वर्णन है? शिकायत कैसे हम लोग कर सकते हैं? किसी भाषा में हम लोग कर सकते हैं शिकायत। हम ही मान लीजिए हम बिहार के हैं लोग, हम केवल भोजपुरी आता है और कोई नहीं आता है, अगर हम लोग चल गए केरला में तो वहाँ पर तो सब जो पुलिस वाला सब तो वहाँ का मलयालम भाषा बोलेगा, हम लोग तो जानेंगे कैसे? अब हम मान लीजिए हमको इंग्लिश ना आ रहा है, हिंदी आ रहा है, तो कैसे हम बोल पाएंगे वहाँ पर? तो हम जो भाषा जानते हैं उसी में बोलेंगे। उसका ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करवाएगा, हमारे कंप्लेंट को ट्रांसलेट करवाएगा। अब देखिए 350 के क, ठीक है। 350 के क में किसका वर्णन है? प्राथमिक शिक्षा का वर्णन। प्राथमिक शिक्षा जो बचपन की शिक्षा जो दी जाती है 1 से 5 क्लास के, 1 से 8 क्लास के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जो दिया जाता है, वो किस में देना है? मातृभाषा, राजभाषा और लोकल लैंग्वेज, किसी में दे सकते हैं। मातृभाषा जो भोजपुरी आता है, भोजपुरी में आप हम बच्चों को पढ़ाइए। राजभाषा मतलब बताइए कि फेमस लैंग्वेज, तो वहीं मातृभाषा बोलिए, चाहे राजभाषा बोलिए, चाहे लोकल लैंग्वेज बोलिए, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है आप उसमें शिक्षा दे सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा की चर्चा किस में है? 350 के क में, किसी भी लैंग्वेज में आप एजुकेशन दे सकते हैं। अब देखिए 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान। देखिए भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान। देखिए भाषाई अल्पसंख्यक मतलब क्या? जो भाषा के आधार पर यहाँ पर कम रहता है। अब मान लीजिए कि बिहार में बंगाली लोग कम रहते हैं, लेकिन भाषा तो उनका क्या है? बंगाली है। तो बंगाली जब उसका भाषा है तो भाषाई अल्पसंख्यक वो हो गया। तो भाषाई सरकार की जिम्मेदारी है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए क्या यहाँ पर टीचर रखें, स्कूल में टीचर रखे, वो वहाँ का वो जो भाषा है वो सब्जेक्ट पढ़ाए, उसके लिए अलग पेमेंट करे। भले ही 10 ही लड़का है, लेकिन उसके लिए सरकार को प्रावधान है कि उसके लिए सुविधा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान किसमें है? 350 के का। और ये देखिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष प्रावधान है, इसके पहले का आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में भी चर्चा है इसकी। आर्टिकल 29 और 30 में भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है उसमें, जिसमें हम लोग मदरसा वगैरह बना सकते हैं। जो अल्पसंख्यक है जहाँ पर कम है उसके लिए मदरसा हो गया, चाहे संस्कृत विद्यालय। अब देखिए भाषाई अल्पसंख्यक में थोड़ा सा देखिए यही हो जाता है, जैसे भाषाई अल्पसंख्यक मतलब उसकी संख्या कम नहीं, उस स्टेट में उसकी संख्या कम है। अब देखिए जैसे हम जाइएगा मणिपुर उधर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, तो मणिपुर मिजोरम में क्या क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हो जाते हैं, हिंदू लोग क्या हो जाते हैं? अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी विशेष हिंदी को विशेष प्रावधान के तहत वहाँ पर हिंदी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग अल्पसंख्यक है तो विशेष प्रावधान वहाँ पर किया जाएगा। तो वहीं अल्पसंख्यक इसका हो गया। अब देखिए आर्टिकल 351 हम लोग देखते हैं। देखिए यह केंद्र की जिम्मेदारी है कि हिंदी भाषा का विकास करे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि हिंदी भाषा का आपको डेवलपमेंट करना है, ठीक है। विकास गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या? कि हिंदी भाषा का आपको विकास करना है, ठीक है। ये खास इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा समझ जाना है इसको कि प्राथमिक शिक्षा किसी में दे सकते हैं, शिकायत हम लोग किसी में कर सकते हैं। राजभाषा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आयोग या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या राष्ट्रपति की सिफारिश पे किसी तीनों में से हम लोग राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान दिया जाता है। ये सब कॉन्सेप्चुअली इसको ध्यान रखना है। अब हिंदी भाषा का विकास किस में? 351 में वर्णन। हिंदी भाषा का विकास थोड़ा सा ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा का विकास सेंट्रल की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार इसको बढ़ावा दे, ठीक है, इसका डेवलपमेंट करे, ताकि ये हिंदी भाषा मतलब धीरे धीरे ख़त्म ना हो जाए। इसलिए सेंट्रल को जिम्मेदारी है कि इसको आगे बढ़ावा देते रहे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग इसके बाद हम लोग आर्टिकल वाइज देख लिया। अब कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्य इसके देख लेते हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण तथ्य है और अनुसूची 8 में कितने भाषा है और उसको हम लोग कैसे मैप से याद करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं।